अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में काबुल एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। क्या यह वाशिंगटन की हिकमत अमली पर भी सवालिया निशान है? ये और कुछ दीगर अहम मौज़ूआत शामिल हैं आज के प्रोग्राम में। शुरू करते हैं व्यू 360। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की हकीकत से मुंह क्यों मोड़ा जाता है? बच्चे छोटे हैं, जाहिर है उनको हम इतना क्लियरली नहीं बता सकते। और ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब में सियासी रंग नुमाया। And to those who would dare try and silence us, we offer you two words: time's up. अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में आज एक मिलिट्री एकेडमी पर दहशतगर्दों के हमले में कम अज़ कम 11 एहलकार हलाक हो गए हैं। ये 9 रोज़ के दौरान काबुल में तीसरा बड़ा हमला था। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक राइफल से लैस 5 दहशतगर्दों ने फौजी मरकज़ के करीब एक चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े में कम अज़ कम 15 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। इससे पहले हफ्ते के रोज़ होने वाले एक बड़े हमले में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी अफगान तालिबान ने कबूल की थी। नदीम याकूब इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नदीम, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वाशिंगटन में क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? ट्रंप इंतज़ामिया ने काबुल में जो हमला हुआ हफ्ते के रोज़, उस पर सख्त अल्फाज में उसकी मज़म्मत की है। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ये जो हमला है, इससे जो अमेरिका का अज़्म है वो ताज़ा होता है और अमेरिका तालिबान को कामयाब होने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों से महफूज बनाने में मुखलिस है और तमाम ममालिक को अब चाहिए कि वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है उनकी जो सपोर्ट है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको ख़त्म करने के लिए फ़ैसला कुन कार्रवाई करें। इससे कबल जो वाइट हाउस के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया जिसमें सदर ट्रंप के इसी जो उनका एक मज़म्मत है और हमदर्दी का इजहार किया गया जो लोग वहाँ पर हलाक हुए हैं। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने भी इस हमले की मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि ये आलमी असूलों की ख़िलाफ़ वर्जी है। जी राइट, नदीम याकूब थे हमारे साथ कैपिटल हिल से और हमें रैप अप दे रहे थे उस रिएक्शन का जो वाशिंगटन डीसी की तरफ से सामने आ रहा है। काबुल में नदीम, थैंक यू वेरी मच। काबुल में पैदर पे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, ये अफगानिस्तान में अमन कायम करने की हिकमत अमली पर भी कई सवाल उठाते हैं। इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे इस वक्त न्यूयॉर्क में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं बज़रिया स्काइप। खटक साहब, ये बताइए, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अफ़गान तालिबान को कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन क्या इस मिशन को, इस गोल को आगे बढ़ाने में जो अमरीकी हिकमत अमली है और फिर जो अफ़गान हुकूमत हैं, क्या वो कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि शायद कामयाबी वैसी नज़र नहीं आ रही जैसा कि सदर ट्रंप ने वादा किया था, क्योंकि अमरीकी फ़ौज की अपनी असेसमेंट के मुताबिक तालिबान का जो असर है या उनका जो कब्ज़ा है, दोनों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 40% से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के जोग्राफिए पर इस वक्त तालिबान का असर या उनका कब्ज़ा है। और अभी वो जिस तरह आपने काबुल अटैक का ज़िक्र किया, जहाँ पर के बेतहाशा जानी और माली नुकसान हुआ, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ, ये मुसलसल एक हफ्ते में वाक़यात, तीसरा चौथा वाक़या है जिसमें इस किस्म के लोग आते हैं, हमला करते हैं। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं इस किस्म के हमलों को रोकने में। जो वहाँ पर अमेरिका और दूसरे ममालिक की अफ़वाज मौजूद हैं, वहाँ उनकी भी शायद ये कमज़ोरी नज़र आती है कि आखिर क्या वजह है कि एक मुल्क के दारुल हुकूमत पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और आज़ादी से लोग आते हैं, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके वो खुद तो मारे जाते हैं, लेकिन इतने गहरे नुकूश छोड़ जाते हैं कि पूरी कौम को लहू लहान करते हैं। ये बताइए कि तालिबान काबुल जैसे दारुल हुकूमत में बड़े बड़े हमले करके हासिल क्या कर सकते हैं? देखिए, महसूस ऐसा होता है कि अब तक तो वो जो कंट्री साइड है, यानी जो कि शहरों से बाहर के इलाके हैं, देही इलाकों पर उनका कब्जा रहा है और अभी भी काफ़ी इलाकों पर है। फरा से पिछले दिनों खबरें आई कि वहाँ पर वो काफ़ी तेज़ से पेशकदमी कर रहे थे। अभी वो बड़े शहरों का उन्होंने रुख किया है और लगता ये है कि शायद वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर
آپ ملیٹریلی اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو شاید یہ اس وقت ممکن نہیں ہے کہ ہم جس وقت چاہیں جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. اور جو ایک طالبان نہیں ہے، دیکھیے یہ 4 حملوں میں 2 کا دعویٰ طالبان نے کیا ہے اور 2 کا دعویٰ داعش نے کیا ہے. لہٰذا افغانستان اور امریکہ اور خطے کے دوسرے ممالک وہ تمام ان کو جو خطرہ ہے وہ دو مختلف فورسز سے ہے. لہٰذا وہ دونوں مختلف سوچ کے ساتھ لیکن ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور لیکن یہ بات ہے آبجیکٹیو آپ نے جیسے کہا ایک ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک طالبان کی بات ہے تو ان کو سیاسی دھارے میں لانے کی، ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل ریزولوشن کی بات کی جاتی ہے، جبکہ داعش کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جاتی، ان کو ایک پیورلی ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو اگر ہم طالبان پہ اگر فوکس کریں تو فیصلہ کن کارروائی جو چاہتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسرے ملکوں کی جانب سے، اس سے کیا یہ لگتا ہے کہ پاکستان پہ پریشر مزید بڑھے گا؟ میرے خیال میں پاکستان پہ پریشر بہت زیادہ بڑھے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف پریشر پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ علاقائی ذمہ داری بھی ہے. جب پاکستان کے حوالے سے اس کے پڑوسی ممالک بار بار یہ اپنی طرف سے کہیں کہ آپ کی زمین سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی سرزمین پر بیٹھے ایسے گروہ ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے اس کی مسلسل تردید تو کی جاتی ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے انفارچونیٹلی پالیسی میں انکنسسٹنسیز اور کنٹرڈکشنز اتنی زیادہ ہیں کہ شاید پاکستان کے اپنے ڈپلومیٹس بھی اس کو مکمل طور پر ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. لہٰذا پاکستان کو پریشر کی جو یہ سوچ ہے اس سے باہر نکل کر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اپنی پالیسی کے اندر جو سقم اور کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے افغانستان میں جو حالات ہیں ان میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے، اور اگر لائی جا سکتی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی. افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعتماد کی کمی ہے، اور مذاکرات اگر دونوں کے درمیان کروانے ہیں تو اس میں پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے بارے میں بھی اعتماد کی کمی ہے افغان حکومت میں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت امریکہ میں کیا پوری دنیا میں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز میں بھی انفارچونیٹلی ڈپلومیسی جو ہے وہ سیاسی بیانات کے ذریعے ہو رہی ہے. وہ کام جو کہ سفارتکاروں کا تھا، وہ افغان انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ ثبوت فراہم کریں پاکستان کو. اور اسی طرح پاکستان کی جانب سے جب ان کی سرزمین پر طالبان کے کسی لیڈر کو مارا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے تھے کہ افغان ریفیوجیز کے کیمپس میں یہ موجود ہیں. بھائی اگر موجود ہیں تو آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ آپ کی ذمہ داری تھی. لہٰذا سٹیپس کے بجائے دونوں جانب سے بیانات زیادہ سامنے آ رہے ہیں. بالکل. آلرائٹ، جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. اور افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ تادامیچی یاماموتو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ ادارہ افغانستان میں امن مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. People have recognized that terrorism actually has no borders. They go across. دہشت گردی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور اس سے افغانستان کے پڑوسی ممالک بھی متاثر ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سلامتی کونسل انسداد دہشت گردی کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے. افغانستان میں مذاکرات اور سیاسی حل کے لیے تمام فریقین کی شمولیت ضروری ہے، اور اس کے لیے پڑوسی ممالک خصوصاً پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. اس سلسلے میں فروری میں کابل میں ہونے والے امن مذاکرات کے لیے افغانستان میں اقوام متحدہ کا مشن حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، جس میں تمام معاملات پر بات چیت ہوگی اور خطے کے ممالک بشمول پاکستان اس میں شریک ہوں گے. نمائندہ خصوصی یاماموٹو کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے افغانستان کے پڑوسی ممالک کو بھی اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. The process must be Afghan owned. افغانستان میں امن کا عمل افغان قیادت میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں سب کی کوششیں شامل ہونی چاہیے. باغیوں سے رابطے کی کوشش کی جائے اور حقیقی مذاکرات کے لیے ان کی بات سنی جائے. طالبان جب بھی مذاکرات کی میز پر آئیں تو یہ عمل کھلے عام نہیں ہونا چاہیے. افغانستان میں پائیدار امن کی کوششوں میں خطے کے مفادات بھی شامل ہونے چاہیے، جس کے لیے خطے کے ممالک کے ساتھ مخلصانہ بات چیت ہونی چاہیے. پاکستان سمیت دنیا بھر سے بریکنگ نیوز اور خبروں کی تفصیلات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اس ویب سائٹ پر آپ پاکستان کے مایہ ناز براڈ کاسٹر خالد حمید کا بلاگ مجھے یاد آیا سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اور بچوں کا جنسی استحصال روکنے میں کڑی سزاؤں کی کتنی اہمیت ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں. پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم اور دلچسپ خبریں آج کے ورلڈ ویو میں.
रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी को उनके हामियों की जानिब से एहतजाज के बाद रिहा कर दिया गया है। इन्हें गुज़िश्ता रोज मॉस्को में क्रेमलिन मुखालिफ रैली के दौरान गिरफ्तार किया गया था। रूस के शहर सूची में शाम के बारे में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। रूस ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों की गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाम के खुसूसी सालिस स्टेफन डी मिस्टूरा शाम के नए आइन की तहरीर के लिए कायम किए जाने वाले कमीशन की सरबराही करेंगे। इसराइल ने पोलैंड को हॉलोकॉस्ट का जिम्मेदार कहलाने वाले अफराद को सजा और जुर्माने के मुजवज़ा कानून पर तशवीश का इजहार किया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने पोलैंड के सफीर को तलब करके कहा है कि इसराइल हॉलोकॉस्ट से इनहराफ, तारीख की नए सिरे से तहरीर और सच्चाई मज़ाक करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्रांस के शहर पेरिस में सैलाब ने मामूलाती जिंदगी दरम भरम कर दिए हैं। ट्रेन स्टेशन बंद है और आईफल टावर को भी सियाहों के लिए बंद कर दिया गया है। पेरिस से गुजरने वाला दरियाए सैन इतवार की रात खतरे की इंतहाई सतह तक पहुंच गया था, जो आइंदा 24 घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान है। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किसी एक मुल्क, मुआशरे या तबके का मसला नहीं है। हाल ही में अमेरिका की कौमी और ओलंपिक्स जिमनास्टिक टीम के डॉक्टर लैरी नसर को 20 साल करियर के दौरान 150 से ज़ायद लड़कियों पर जिनसी हमले करने के जुर्म में 175 साल तक की कैद की सज़ा दी गई, जबकि यूएसए जिमनास्टिक्स की सरबराही करने वाला 6 रुकनी बोर्ड भी मुस्तफ़ी हो गया है। कसूर में 7 साल ज़ैनब के साथ ज़्यादती और कत्ल के वाक़े के बाद पेशावर और कोयटा में भी ऐसे ही जराइम की खबरें सामने आई हैं। ज़ैनब केस में मुलव्वस अफराद को अवामी मकाम पर फांसी देने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन क्या सज़ा वो वाहिद मरहला है जहाँ सख्ती मुजरिम के हाथ रोक सकती है? पाकिस्तान में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की जानिब रवैयों पर देखते हैं कंवर रहमान, नासिर महमूद और नीलोफर मुगल की ये रिपोर्ट। कसूर की 7 साला ज़ैनब की वालदा के आंसू खुश्क होने में अभी वक्त लगेगा। वो तो ना छोटी थी, उसको पता था मैंने मम्मा और पापा के ना कैसे दिल की बातें हमारी करती थी। ज़ैनब के साथ जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाक़े ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, लेकिन बच्चों पर जिनसी हमले कोई नई बात नहीं, और ये मसला सिर्फ लड़कियों तक ही महदूद नहीं। सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हुकूक को पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में गुज़िश्ता 2 साल में जिनसी ज्यादती के जो तकरीबन 1300 वाक़यात सामने आए, इनमें से 1000 से जायद में निशाना कम उम्र लड़के ही बने। मैं चीख रहा था, इसने मेरे मुंह में मेरी कमीज दे दी, मैं पूरी रात रोता रहा। लेकिन जिनसी ज्यादती के बेशतर केसेस रिपोर्ट नहीं होते। एक गैर सरकारी इदारे साहिल के मुताबिक साल 2017 में ऐसे 4139 केसेस सामने आए, यानी रोज के ज्यादा से ज्यादा 11 केसेस। इसकी एक वजह है एहसास निदामत और दूसरी मुतासरा खानदान पर दबाव। इन्हें फिर साढ़े नाल इतना वाक़या हो गया, कोई एक्शन नहीं ले रहा। असी फड़ाते हैं एफआईआर ते बंदा दिता है, परचा होया है, फिर बंदा किस बंदा छड़ देंदा है, बंदा छड़ देंदा है, कहता जा सुलह कर लो। सुलह वो कौन है साड़ी सुलह कराने वाला? 2015 में जब कसूर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की वीडियोस मंजर आम पर आईं, तो अगले साल पाकिस्तान के पीनल कोड में बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम पर भारी जुर्माने और उम्र कैद की सजा शामिल की गई। लेकिन बाअसर मुलजिम के लिए यही काफ़ी है कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम मुतासरा खानदान को ये इजाज़त भी देता है कि वो मुलजिम को रकम के बदले मुआफ़ कर दे। दूसरी जानिब जिनसी ज्यादती का केस रिपोर्ट करने में जितनी देर की जाए, शवाहिद उतनी ही तेज़ी से ज़ाया हो जाते हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की राह में पहला कदम है शऊर और आगही। हमारे करिकुलम में स्कूलों के कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जिससे बच्चों को ये पता लगे कि किस किस्म का ताल्लुक़ जो है वो काबिल एतराज़ है। बच्चों के साथ इस मौजू को छेड़ने का कोई मौसर तरीका भी निकालना होगा। बच्चे छोटे हैं, ज़ाहिर है उनको हम इतना क्लियरली नहीं बता सकते। उनको यही समझाया कि किसी अजनबी के पास ना जाएं, कोई बुलाए भी तब भी ना जाएं। अगर कोई आपको पकड़ने की या आपको टच करने की कोशिश करे तो आप शोर में चाहें या भाग जाएं। माहिरीन का कहना है कि अक्सर बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले खुद भी बचपन में ऐसे ही जुर्म का शिकार बने होते हैं। जो अब्यूज़र्स होते हैं इनके पर कंट्रोल नहीं है, रुझान कुछ ऐसा हो जाता है उनका कि वो इसको एक नॉर्मल चीज़ में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कसूर की ज़ैनब तो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन शऊर, एहतियात और मौसर कानूनी कार्रवाई के जरिए हजारों बच्चों को ज़ैनब बनने से बचाना अब भी मुमकिन है। आपने देखा, जिनसी हिरासत से मुतल्लिक जराइम को रिपोर्ट करने से लेकर मुजरिम को सजा दिलवाने तक हर मरहले पर रुकावटें मौजूद हैं।
तो क्या कड़ी सज़ा सिर्फ माशरे के ज़मीर का बोझ हल्का करेगी या मुजरिमों के हाथ भी रोकेगी? इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर फराज जमान अब्बासी से, जो कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अब्बासी, वेलकम टू व्यू 360। हमने देखा यहाँ अमेरिका में डॉक्टर लैरी नसर को 175 साल तक की सज़ा दी गई। ज़ैनब के कातिल को अवामी मकाम पर फांसी देना चाहते हैं लोग। इस तरह से सज़ा देने का, इतनी सख्त सज़ा देने का क्या नतीजा हासिल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो विक्टिम्स हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ, सिर्फ हम कहते हैं कि देयर इज़ जस्टिस, बट जस्टिस हैव टू बी सीन हैपनिंग। तो इंसाफ होते हुए नज़र नहीं आएगा जब तक, तो आप कैसे उनकी हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा? तो सबसे पहले तो जो जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है, उन्हें किसी किस्म का एक रेजोल्यूशन चाहिए। इस वाक़े को किसी तरीके से वो किस तरह उनका शुरू होगा वापसी का सफ़र या हील करने का सफ़र। जैसे आपने अभी दिखाया कि ज़ैनब के माँ बाप के लिए अभी तक कितनी एक तकलीफ मेंटल टॉर्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक तो वजह ये है। दूसरी ये है कि अगर हम ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा कि ये वाक़या हुआ, थोड़े दिन हंगामा हुआ, शोर हुआ, लेकिन हम वापस उसी जगह पे नहज पे आ जाएं, तो फिर हम देख रहे हैं कि ये मसला बढ़ता ही जाता है, रूट्स पकड़ता जाता है और फिर पूरे माशरे में फैल रहा है। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जब सज़ा बहुत सख्त हो, जैसे अवामी मकाम पे फांसी देने का, जिसका रिवाज पाकिस्तान में नहीं है, इस तरह के जब सज़ा देते हैं या 175 ईयर्स तक इतनी इंटेंस किस्म की सज़ा दी जाती है, सीवियर सज़ा दी जाती है, तो इससे माशरे में ये एहसास भी एक पैदा होता है कि एक अंदर का जो वायलेंस है, एक अंदर की जो स्ट्रेस है, ये उसको कह लीजिए कि वैलिडेट करता है, उसकी एक शक्ल बन के सामने आता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मसले का हल नहीं, बल्कि हमारे अंदर की जो स्ट्रेस है, जो हमारे अंदर का वायलेंस है, उसको एक अमली शक्ल दे रहा है। आप एग्री करती हैं इससे? मैं समझती हूँ कि पब्लिकली जो आप कह रहे हैं हैंग करने का नहीं, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा। पर अगर ये मालूम हो जाए कि मुल्ज़िम को उसकी जितनी उसने गुनाह किया है, जितना बड़ा जुर्म किया है, आप ये भी तो देखें, आप 175 इयर्स देख रही हैं, आप वो 150 बच्चियों की ज़िंदगियां अगर आप मिलाएं तो वो 175 इयर्स से ज़्यादा है, क्योंकि ये बच्चे जो सरवाइव कर भी जाते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी के लिए उनके दिमाग, उनकी फिजिकल, उनकी मेंटल हेल्थ सब पे इम्पैक्ट करता है। ये बताइए, लैरी नसर के खिलाफ भी हमने देखा साल साल शिकायत सामने आई, उनको सीरियसली नहीं लिया गया। पाकिस्तान में भी ऐसे इश्यूज़ को दबाया जाता है। मुजरिम दोनों जगह ही नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी साल साल गुजारता रहता है। हर लेवल पे क्यों ऐसे देखा जाता है कि लोग इस मसले से मुंह मोड़ते हैं? चाहे वो घर में हो, चाहे दफ्तर में अगर शिकायत की जाए तो आपका सुपीरियर उससे मुंह मोड़ेगा, कानून नाफिज करने वाले जो अहलकार हैं वो कहेंगे मामले को दबा दो। क्यों हर मौके पे मुंह मोड़ा जाता है? एक हम पढ़ा करते थे बचपन में कि रावी चैन ही चैन लिखता है। तो इंसान, नॉर्मल इंसान की हर वक्त ये ख्वाहिश होती है कि बस जो है ज़िंदगी चलती रहे, मैं अपने बच्चे, बीवी बच्चे लेके संभाल के ज़िंदगी चलाता रहूं। तो हम सिस्टम, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे एक माशरा हो, चाहे एक शहर का निज़ाम हो, हम कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। हम कहते हैं मामले को चलने दो, थोड़ा रफा दफा कर दो। ऑफ कोर्स और भी मसले हैं, जैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, पावर स्ट्रक्चर है। एक जैसे यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए स्पोर्ट टीम्स को बहुत प्रोटेक्ट किया जाता था। इस तरह हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पावरफुल जो तबका है उसको बहुत प्रोटेक्शन हासिल है। तो उसके और बहुत से मसाइल हैं, मायशी है, पॉलिटिकल है, दूसरे मसले हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि नॉर्मल एक एवरेज इंसान उतना ही एब्जॉर्ब कर सकता है जितना वो अपनी उसकी फंक्शनिंग खराब ना हो। तो अगर नॉर्मलसी मेंटेन करने की ये ख्वाहिश है कि बस हालात मामूल के मुताबिक चलते रहें। अब हमने ये देखा कि आपका ताल्लुक मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से है, लैरी नसर वहाँ पे काम करते थे। वहाँ पे हमने देखा फ्राइडे नाइट को काफ़ी बड़ी रैली भी निकाली गई, लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तान से भी इसी तरह का रिएक्शन ज़ैनब केस के बाद सामने भी आया है। ये कैसे यकीनी बनाया जाए कि जो अवाम का गम गुस्सा है उसको किसी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म बेहतरी की तरफ किस तरह से लेके जाया जाए? कोई ऐसा नतीजा कैसे निकले जिससे आगे फिर लोग फ़ायदा कुछ उठा सकें? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मरला है इवन इन अमेरिका कि लोग अपना पावर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी ये था कि पॉलिटिक्स से आम आवाम का ताल्लुक इतना
पार्टिसिपेशन नहीं थी। अब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब बहुत से लोग मिल के कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है, चाहे वो वुमेन मूवमेंट है या मी टू मूवमेंट है, जिसमें लोग बाहर आके बात कर रहे हैं कि हाउ ये सिर्फ एक लैरी नसर का वाक़या नहीं है। पिछले दिनों यहाँ बहुत से पावरफुल आदमी इस मसले के अंदर आए। एक माशरे में चेंज आ रहा है औरतों के हकूक़ के बारे में। मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा रुझान है पाकिस्तान में भी। मैं बड़ा खुश हुई देख के कि वहाँ भी लोग सेलिब्रिटीज आर कमिंग आउट और अपनी बात कर रहे हैं। आगे बढ़ाना होगा। इससे क्या होगा, अवेयरनेस शुरू हो गई है। अवेयरनेस हम इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्बासी। सिर्फ वक्त की कमी की वजह से हमें ये गुफ्तगू यहाँ ख़त्म करनी होगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इशू है इसको हम अपने प्रोग्राम में आगे भी आपके लिए उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरा फॉर योर टाइम। ज़ैनब, बस मैं एक आखिरी बात कह दूं, हमें हर हाल में फोकस उन बच्चों पे रखना है। हर चीज़ को, हर पॉलिसी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरा फॉर योर टाइम। और ख़वातीन को हिरासत करने के खिलाफ अमेरिका में जारी मी टू मुहिम का जिक्र किया, तो इस पैगाम का कल एक बहुत नुमाया जो था एक्सप्रेशन वो ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब में भी देखा गया। इस मुहिम की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए अमेरिकी म्यूज़िक इंडस्ट्री के सालाना अवार्ड्स में बहुत सी सेलिब्रिटीज़ सफ़ेद रंग के लिबास में या फिर सफ़ेद गुलाब लगाए नजर आईं। अपनी तकारीर में भी कई ने ख़वातीन और मर्दों को हिरासत करने के खिलाफ कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। इस मौके पर सदर ट्रंप के बारे में एक तंज़िया खाके में शिरकत पर हिलरी क्लिंटन ने हाज़रीन की दाद और फिर बाद में ट्रंप इंतज़ामिया की तनकीद वसूल की। 19 साल में पहली मरतबा कोई सफ़ेद फाम मर्द भी ग्रैमी अवार्ड की किसी कैटेगरी में नामजद नहीं किया गया। और आजकल एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी को देखकर लगता है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन 66 साल अमरीकी खातून मैरिलिन हार्टमैन कई बार सिक्योरिटी को चकमा देकर जहाज़ पर सवार हो चुकी हैं। वो ये कैसे करती हैं, इसकी एक मिसाल आइए देखते हैं। रहती हैं। जनवरी 14 को वो शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट पहुंची। उनके पास ना तो किसी एयरलाइंस का टिकट था और ना ही पासपोर्ट, लेकिन वो चुपचाप उस सिक्योरिटी ऑफिसर के पास से निकल गई जो एयरपोर्ट में सबसे पहले पैसेंजर्स का पासपोर्ट और टिकट चेक करता है। इसके बाद उन्होंने एक लोकल फ्लाइट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें प्लेन में घुसने से पहले टिकट चेक कर रहे एयरलाइंस के मुलाजिम ने रोक दिया और इंतजार करने को कहा। हार्टमैन ने रात एयरपोर्ट में गुजारी। फिर वो शटल में चढ़ गई जो इंटरनेशनल टर्मिनल जा रही थी। हालांकि उस शटल में वही सफ़र कर सकता है जिसके पास पासपोर्ट और टिकट हो। इंटरनेशनल टर्मिनल से वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जा रही एक फ़्लाइट में सवार हो गई। लंदन में वो पकड़ी गई और उन्हें वापस अमेरिका भेज दिया गया। यहाँ उन पर केस चल रहा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ये तहकीकात कर रही हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। लोग हैरान हैं, लेकिन हार्टमैन ने अजूबा पहली बार नहीं किया है। वो इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिश कर चुकी हैं और कामयाब भी हुई हैं। इस वाक़े के बाद मैरिलिन को रिहा हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे कि कल फिर उन्हें अमेरिका के एक इंतहाई मसरूफ़ हवाई अड्डे शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट पर बिना टिकट मौजूद होने पर गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है कि मैरिलिन हार्टमैन को कुछ नफ्सियाती मसाइल का भी सामना है, लेकिन उनके केस को देखकर लगता है कि एयरपोर्ट से सफ़र करने के लिए बाज़ औक़ात टिकट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। ये था हमारा आज का व्यू 360। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।